ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार प्रोवोकेशन हो रहा है, जिसके बाद भारत को ये जरूरत महसूस हो रही है कि वो अपने आप को डिफेंड करे और जवाबी कार्रवाई करे। इसको लेकर के 8 और 9 मई की रात के बीच बॉर्डर पर, यानी कि जितना भी सीमावर्ती इलाका है खास तौर से और विशेष रूप से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, जो कश्मीर से लेकर के जम्मू, जम्मू से पंजाब, पंजाब से राजस्थान और राजस्थान से गुजरात तक इतनी लंबी सीमा जो हमारी पाकिस्तान के साथ है, वहां पर पूरी रात अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भेजे गए, उनकी तरफ से यूएवी भेजे गए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भेजे गए, जिसमें हथियार लगे हुए थे और मकसद था कि किस तरीके से डिफेंस इंस्टॉलेशंस को और सिविलियंस और शहरों में तबाही मचाई जाए, उसको रोकने का काम भारत ने किया। और हम जितना ब्लैकआउट देख रहे थे कल, जो एकदम से टेंशन हुई, बहुत ही ड्रामेटिक शाम को, जिसमें आईपीएल मैच भी बंद हो गया, धर्मशाला में जो चल रहा था एकदम से उसको बंद किया गया। इस सब के पीछे अब ऑफिशियली पता चल रहा है वजह वही ड्रोन्स हैं और वो यूएवी। ये औजार, ये हथियार पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का या टेररिस्ट का ही काम नहीं, पाकिस्तानी आर्मी का काम। आर्मी को ये हथियार किसने दिए, इस हथियार का मेक क्या था, इससे मकसद तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन किस तरीके के देश उनका समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान कैसे इतने ऑब्वियसली जो मिलिट्री सामान है उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करके और फिर डिनाई कर दे रहा है कि ये हम नहीं हैं। इन सारी चीजों पर बात करेंगे। इसके अलावा जितनी फेक न्यूज चल रही है उसके बारे में भी बताएंगे, और आज दिन भर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तीसरे दिन क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये एक संपूर्ण बुलेटिन है जिसमें बहुत इंतजार करके तथ्यों को बटोर करके आपके सामने लाने का प्रयास किया है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। तो सबसे पहले मैं आपको तीसरे दिन की हाइलाइट्स बता दूं। एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसको एज यूजुअल विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, इन तीनों ने उसको किया। ये अभी ब्रीफिंग खत्म हुई थोड़ी देर पहले। मैं चाहूंगा कि आप कर्नल सोफिया कुरैशी, क्योंकि हिंदी में उन्होंने बोला, तो उनका जो पूरा स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है करीब 2.5 से 3 मिनट का, मैं चाहूंगा आप वो सुन ले, क्योंकि वो पूरे तरीके से बयान कर रही हैं कि 8 और 9 मई की रात के बीच में पाकिस्तान ने बॉर्डर पार से हिंदुस्तान पर क्या करना चाहा। सुनिए कर्नल सोफिया कुरैशी को। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर
आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसे कि आप कर्नल कुरैशी को सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि हेवी कैलिबर फायरिंग हुई, 36 जगहों को लेह से लेकर के भुज तक टारगेट बनाने का प्रयास किया गया, ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। इसमें एक जो चीज उन्होंने साफ और क्लियरली बताई है कि प्रयास पाकिस्तान की तरफ से ये किया जा रहा था, ये चेक करने का कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ढंग से काम करता है या नहीं। पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन्स क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है, उसको मार गिरा सकता है या नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि ये ड्रोन्स मार गिराए गए और ये बहुत ज्यादा नुकसान जिस तरीके से इसका मकसद था वो नुकसान नहीं कर पाए। बाद में जब इनके मलबे की जांच की गई तब ये पता चला कि ये सोंगर ड्रोन्स हैं जो कि तुर्की ने दिए हैं, यानी कि टर्की जो कंट्री है तुर्की, वहां से पाकिस्तान को ये ड्रोन सप्लाई किए गए हैं। ये उनका हथियार है जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है और उसके बाद पाकिस्तान इसको डिनाई भी कर रहा है। इसके अलावा बठिंडा में जो मिलिट्री स्टेशन है वहां पर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसको इस्तेमाल किया गया। ये क्या होता है? ये बेसिकली आप ये समझिए एक तरीके का लड़ाकू विमान जिसमें इंसान नहीं बैठा है लेकिन उसमें हथियार से वो लैस है और वो कंट्रोल हो रहा है। उसको बता दिया गया है कि आपको कहां जाना है और कैसे अटैक करना है। इसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में अटैक होने से पहले। तो जितना हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था उसने इन सारी चीजों को रोका। इसके बदले में जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने ड्रोन्स लॉन्च किए। 4 डिफेंस साइट्स पर हमने अपने ड्रोन्स उड़ाए पाकिस्तान के अंदर, जिसमें से एक ड्रोन ने एयर डिफेंस रेडार को क्षतिग्रस्त किया। ये एग्जैक्टली कहां हुआ है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको याद है कि कल जो हम रिपोर्ट लेकर के आए थे उसमें ये पता था कि हमने जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर में उसको न्यूट्रलाइज किया है। कल रात में ये जो गतिविधि हुई पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके बाद फिर एक एयर डिफेंस रेडार हमारे ड्रोन ने मार गिराया पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा हैवी फायरिंग हुई तंगधार, उरी, उधमपुर, पूंछ और तमाम और बॉर्डर से सटे हुए कश्मीर और जम्मू के इलाकों में, जहां पर इंडियन आर्मी के जवानों की भी चोट लगने की, इंजरी होने की
क्रिटिकल होने की खबर आई है जो वो बता रही हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई जो की गई है उसमें भारी नुकसान पाकिस्तानी आर्मी के जवानों का भी हुआ है, ऐसा भी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है जो यहां पर बताई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं यही सोचता हूं कि किस तरीके से एक देश अपने ही लोगों को ढाल की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, आप जरा कल्पना करके देखिए। कर्नल कुरैशी ये बताती हैं कि यहां जहां लगातार आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, बहुत भारी आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, इसमें सिविलियंस पर हमला ना हो, नागरिक की जान ना जाए, इसको ध्यान में रखते हुए सिविल एविएशन सेक्टर ने यह तय किया है कि जितने एयरपोर्ट्स बॉर्डर के नजदीक हैं उन सब एयरपोर्ट्स में फ्लाइट की आवाजाही नहीं होगी, जैसे कि जम्मू, श्रीनगर और भी आपके जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं उस पूरे इलाके में, वहां पर अब प्लेन नहीं उड़ रहे हैं। और इसकी सूचना बहुत क्लियरली दे दी गई है कि कौन सी वो पट्टी है जहां पर विमान नहीं उड़ेंगे। मकसद ये है कि जब पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग होगी या फिर ड्रोन उड़ाए जाएंगे और उनका मकसद जिस तरीके का है वो नागरिकों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। अब पाकिस्तान जानता है कि जब वो इस तरीके की हरकत करेगा तो जवाबी कार्रवाई भी होगी, हम लोग भी ड्रोन उड़ाएंगे, हम लोग भी जवाबी कार्रवाई देंगे, हमारी भी आर्टिलरी शेलिंग होगी। लेकिन अपने नागरिकों को इस्तेमाल करना और सिविल एविएशन की फ्लाइट उड़ाते रहना, यह साफ मकसद नहीं है जहां पाकिस्तान अपने ही लोगों को मुसीबत में झोंक रहा है कि उसके बाद फिर कोई आर्टिलरी शेल आएगी या फिर एयर डिफेंस सिस्टम हमारा अगर एक्टिवेट होगा। वो चाह रहे हैं कि वो एक सिविल एविएशन की फ्लाइट को हिट कर दे। और इसका सबूत देते हुए उन्होंने बताया कि दमम से लाहौर की एक फ्लाइट कल 9:10 पर लैंड की, एयरबस 320। ये एक सिविल एविएशन विमान है, इसमें संभवतः पैसेंजर्स थे। और पैसेंजर्स के होता हुए एक प्लेन को आपकी जो ड्रोन से हिंदुस्तान की तरफ फायरिंग हो रही है, आप यूएवी उड़ा रहे हैं, आप शेलिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप सिविल एविएशन भी चला रहे हैं कि अगर जवाबी कार्रवाई में हमारा कोई भी मिसाइल या कोई भी ड्रोन इस प्लेन को हिट कर जाए तो फिर वो लोग ये बोलें, पाकिस्तान ये बोले कि देखो हमारे सिविलियंस, हमारे नागरिक मार दिए। तो अपने नागरिकों को ढाल की तरह, शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की क्या बहुत ही घिनौनी हरकत पाकिस्तान कर रहा है, इस चीज की तरफ इशारा किया। तो ये थे मिलिट्री ऑपरेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स जो कल रात हुआ। इसके अलावा ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा बाकी सारी चीजें तथ्यहीन हैं, क्योंकि आधिकारिक रूप से पुष्टि सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी की ही हुई है। हम एक कार्यक्रम पहले लेकर के आए थे जिसमें हमने आपको बहुत सारी फेक न्यूज जो फैल रही है उसके बारे में भी बताया। इसके अलावा उसमें कुछ और फेक न्यूज आई है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बताया गया कि पाकिस्तान ने जम्मू पर हमला कर दिया है, बाद में पता चला ये ढाका फरवरी 2025 की वीडियो है जिसको रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा चाइना डेली की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि इंडिया का एक फाइटर जेट गिरा दिया गया है। बाद में अल जजीरा की एक रिपोर्ट निकली कि 2019 में, जिसमें यही फोटो इस्तेमाल की गई है। यानी कि चाइना डेली किस तरीके से झूठ फैला रहा है और चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके अलावा क्योंकि हम विमान की बात कर रहे हैं, आपको यह भी बता दें कुछ जरूरी चीजें हुई हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नेशन वाइड डायरेक्टिव दिया है सारे एयरपोर्ट्स को कि आप अपनी सुरक्षा बढ़ा लीजिए। और इसी संदर्भ में बीसीएएस की हिदायत के हिसाब से अब ये तय किया गया है कि एक सेकेंडरी लैडर ऑफ पॉइंट चेक होगा राइट बिफोर बोर्डिंग। इसका मतलब ये है कि आप जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो आप एक राउंड चेकिंग करते हैं अपने चेक इन बैगेज का, और उसके बाद एक राउंड आपकी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग, जिसमें आपके हैंड बैगेज की जांच होती है। अब प्लेन में चढ़ने से पहले आपका हैंड बैगेज फिर से जांचा जाएगा। तो ये डबल लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट अब हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स में लागू होगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आप विजिटर एंट्री बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पूरी तरीके से बंद कर दिया। दरअसल कुछ एयरपोर्ट्स में ये प्रबंध होता है कि आप चाहें तो विजिटर के तहत एक टिकट लेकर के आप कुछ एयरपोर्ट के एक इलाके तक जा सकते हैं। अब वो प्रबंध पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि चेक करने के लिए कि कौन सी फ्लाइट्स किस एयरपोर्ट में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उसके लिए आप
बुक करते वक्त जिस एयरलाइन से भी टिकट बुक कर रहे हैं उस एयरलाइन को फोन करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर भुज जाना है, अगर राजस्थान में आपको जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जाना है, या फिर अगर आपको पंजाब में चंडीगढ़ और जो सीमा के नजदीक के जो इलाके हैं जहां पर छोटे एयरपोर्ट्स हैं वहां जाना है, या फिर आपको जम्मू या श्रीनगर जाना है, तो ये जो पूरे एयरपोर्ट्स हैं इस बेल्ट में, आप ये जान लीजिए कि ये प्रभावित हो सकते हैं वक्त वक्त पर। और इस वजह से अपनी एयरलाइन से संपर्क कर लेना और उनसे बात कर देना। डेली के असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल जाएगा कि वो फ्लाइट लेनी भी है या नहीं, क्योंकि वो उड़ रही है या नहीं। अब आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। ये ट्राई सर्विसेज चीफ यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले। उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि कल रात क्या हुआ है। इसके अलावा सेंटर ने ऑथराइजेशन दिया है आर्मी चीफ को कि आप चाहें तो टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकते हैं इंडिया पाकिस्तान टेंशन के चलते, कि अगर आपको सेना के बल की जरूरत है तो टेरिटोरियल आर्मी में जो जो लोग हैं अलग अलग जगहों पर, उनकी अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है फ्रंट लाइन पर, तो आप ऑथराइज्ड हैं, आप उनको बुला सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। टेरिटोरियल आर्मी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप जानते हैं कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं जो टेरिटोरियल आर्मी के हिस्सा हैं, तो क्या उनको भी बुलाया जाएगा हम नहीं जानते हैं। सेकंड गेसिंग यहां पर ऐसे माहौल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और वही चीज हम नहीं करेंगे। अब आपको कुछ बयान सुना दें। विक्रम मिस्री जी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कुछ बातें बताई। उन्होंने ये चीज की तरफ इशारा किया कि ये जो अटैक था ये इंडियन सिटीज और सिविलियंस पर टारगेट था। डिनायल ऑफ दीज अटैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान's duplicity. पाकिस्तान claims they did not attack religious places. ये पाकिस्तान, और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का यह कहना है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इस मामले को धार्मिक बना रहा है और यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हिंदुस्तान ही अलग अलग धर्म के धार्मिक स्थान पर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर खुद हमला करके हमको जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन सबूत के माध्यम से जो मोर्टार शेल्स मिले, खासतौर से पूंछ में जो गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हुआ, उस गुरुद्वारे में जो मोर्टार शेल्स मिले हैं उसमें बहुत क्लियरली पाकिस्तान की मार्किंग है। पाकिस्तान का हथियार हिंदुस्तान कैसे इस्तेमाल कर सकता है, आप ये सोचिए। तो एक नापाक इरादा ये भी है कि इसको एक सांप्रदायिक रंग दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से। सुनिए ये बयान जिसमें विक्रम मिस्री बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले तो पूंछ के गुरुद्वारे पे हमला किया, जिसमें गुरुद्वारे में रहे लोग, उनकी मृत्यु हो गई, और इसके अलावा पूरी तरीके से कई जगहों पर एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian armed forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive. तो आपने ये बयान सुना। इसके अलावा एक चीज और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बोली है। जब उनसे सवाल पूछा गया करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के, तो उन्होंने एक बयान दिया। आपको उनका पहले करतारपुर कॉरिडोर पर सवाल के साथ बयान सुना। Sir, I'm Siddhant from CNN News 18. Sir, I only want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it open or not? If you can. I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around the line of control.
In view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब करतारपुर कॉरिडोर क्योंकि बिल्कुल ही सब कुछ बंद है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो ये कॉरिडोर भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। एक सवाल ये भी था कि क्या क्रिश्चियन स्कूल पूंछ पर भी हमला हुआ है। इस पर विक्रम मिस्री का ये कहना था कि हाँ, उन्होंने अपने शेल्स मारे, स्कूल के ऊपर तो नहीं गिरा लेकिन स्कूल के पीछे की दीवार के पास जा गिरा जहां पर कुछ स्टूडेंट्स रहते थे, उसमें कुछ स्टूडेंट्स की मौत भी हुई है। अगेन विक्रम मिस्री का यह कहना है कि ये सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास है, ये बोल करके कि हम ही अपने लोगों को मार रहे हैं, जिसको वो कहते हैं ये डिरेंज्ड फैंटेसी है जिसके वो आदी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की ये कल्पना है और वो ये कल्पना इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो खुद यही करते हैं, ये उन्होंने बयान दिया। Information about this extremely regrettable and condemnable incident during heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May. A shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Puj. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff, and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. एक आखिरी बात आज जो पता चली और वो है कि किस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हिंदुस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान को पैसा ना दें क्योंकि वो पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसी भी ढंग के काम के लिए नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी पर उनका ये कहना था कि वो अभी भी हमने रोकी है कुछ समय के लिए, उसका आस्थगन हुआ है, उसको हमने तोड़ा नहीं है और ये हमारा हक है। इसको लेकर के वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा ने भी एक बयान दिया है जिसमें उनका ये कहना है कि इसमें हमारे बहुत लिमिटेड पावर्स हैं इन एंश्योरिंग कि लोग और पार्टीज इस तरीके के अग्रीमेंट को मान करके रखें। जहां तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है। इंडस वाटर्स ट्रीटी इज इन अबेयंस and as such I have nothing further to add to the decision that was announced by the cabinet committee on security. जहां तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहां पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीजों को लेके वहां पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहां पे क्या निर्णय होता है। और जहां तक जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। इसके अलावा आईएमएफ बेल आउट पर भारत का ये कहना है कि हम लोग अपनी बात बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर देंगे, उसके बाद जो भी बोर्ड तय करे। एक सवाल ये भी पूछा गया कि जो कल रात हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसका क्या जवाब दिया हिंदुस्तान ने। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जाननी जरूरी है कि हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की सर्विसेज
नी जर्क रिएक्शन नहीं करते। आपने देखा पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ और उसका जब जवाब दिया गया तो वो 7 मई को था, यानी कि अपना समय लेकर के स्ट्रेटेजाइज करके और तब हम अपना रिस्पांस देते हैं। लेकिन तुरंत और त्वरित जवाब में 4 ड्रोन उड़ाए हमने, जिसमें से एक एयर डिफेंस सिस्टम हमने मार गिराया पाकिस्तान में। और अभी के लिए फिलहाल कार्रवाई इतनी ही है। इसके अलावा जो कुछ भी बोला जा रहा है आप ये जान लीजिए कि वो फेक न्यूज की श्रेणी में है। और टेलीविजन न्यूज ने तमाम टाइप की फेक न्यूज कल पूरी रात चलाई थी। वो सारी चीजें पीआईबी के फैक्ट चेक के माध्यम से भी डिनाई हुई है और वो सारी चीजों का जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है। तो कहीं सुनी बात पर और इस तरीके से जो सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग है उस पर भरोसा ना करें। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि फेक न्यूज की बात हो रही है, आपको बस ये बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक ट्वीट आया, जिस ट्वीट में उन्होंने बहुत क्लियरली ये हिदायत दी है टेलीविजन चैनल्स को और बड़े बड़े मीडिया घरानों को कि वो लाइव ऑपरेशंस की जानकारी टेलीविजन चैनल पर इस तरीके से ना दें और गलत जानकारी कतई ना दें। जो जानकारी मुहैया कराई जाएगी उसी पर चलें, क्योंकि इससे मनोबल टूटता है और ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जो अगर सही भी होंगी तो इससे ऑपरेशन खराब होगा, और अगर नहीं भी सही होगी तो इस वॉर के टाइम पर और इस तरीके के सिचुएशन में इस तरीके की बात करना कितना घातक है, इस चीज का हवाला और इस चीज को रिमाइंड करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है। आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इससे पहले ऑलरेडी ये हिदायत दे चुकी है। इसके बावजूद कल पूरी रात जिस तरीके से गलत सलत खबर चली, गलत सलत बयान दिए गए कि फिदाइन हमला हो गया है, कि हम लोगों ने आर्मी अंदर घुस गई है और कराची पोर्ट पर हमला कर दिया गया है, ये सारी चीजें किस तरीके से रिपोर्ट हो रही थी, उन सब बातों पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि आप किसी भी लाइव ऑपरेशन पर जिसके बारे में आपको ज्ञात भी या जानकारी भी नहीं है उस पर कमेंट ना करें और आधिकारिक सोर्स से जो जानकारी मिली है उसी तक अपने आप को सीमित रखें। ये हिदायत हर किसी पर लागू है और जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको भी ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम और आप कर सकते हैं वो है अपने आप को सही सूचना और जानकारी का हथियार देने की। इसी वजह से हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें लगातार यही प्रयास हमारा रहेगा कि भले ही देर हो जाए लेकिन जानकारी आप तक सही पहुंचे। इशारों में फिलहाल इतना ही। ये था डे 3 का राउंड अप। आगे और जानकारी भी देते रहेंगे जैसे जैसे कुछ और बात पता चलेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।